नमस्कार। कहानी अपराजिता में आगे क्या हुआ, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये है कहानी का दूसरा भाग। कलवा के अड्डे पर छापा मारने भी वह अपनी उसी मर्दानी वर्दी में निकल पड़ी थी। फिर जिस छल बल से वह साक्षात चामुंडा का रूप धारण कर उस चिक्षुर से मोर्चा लेने अपने गणों सहित उस ग्राम में पहुंची और छिपकर पेड़ के पत्तों से एकाकार हो गई, वह घटना पूरे शहर में एक दंत कथा बन गई थी। विदेशी ठर्रे और बनेले सुअर के तामसी अपच से उन्मत्त कलवा बारातियों का मनोरंजन उसी की गुणगाथा से कर रहा था। अजी, यहाँ कैसे कैसे अफसरों को थूक चटा दिया। यह 3 कौड़ी की मेहरारू क्या खाकर कलवा से जूझेगी। सुई उछालकर भी अपने निशाने से उड़ा सकता है कलवा। किसकी छाती में है इतने बाल जो इस छाती को बंदूक के धमाके से दागे। वह बड़े गर्व से अपने लोमश छाती का प्रदर्शन कर ही रहा था कि पत्तों के गहन अंतराल से सन्नाटी गोली उसकी कनपट्टी का स्पर्श करती एक पल को उसकी बोलती बंद कर गई। फिर तो कलवा का विभत्स चेहरा और भी विभत्स हो उठा। देखते ही देखते विवाह का मंडप खाली हो गया। कच्ची मिट्टी के बने घरों के द्वार पटापट बंद हो गए। पर उस भगदड़ के बीच भी कलवा अपनी वन केसरी की सी गर्जना से दिशाएं गुंजाने लगा था। मर्द है तो सामने आकर लड़, जनखों की तरह छिपकर गोली क्यों चलाता है। वह अब बंदूक ताने दांत पीसता शत्रु के शर संधान की दिशा को ढूंढने लगा था। मर्द न होकर भी वह जवां मर्द के ही साहस से पेड़ से कूद गई थी। आमने सामने की टक्कर में पहली बार उस अचूक निशानेबाज का निशाना आरती के कंधों को छूता व्यर्थ निकल गया था। उसका एक कारण और भी था। जिसने सर्वदा पुरुष प्रतिद्वंदी की ही आग उगलती आंखें देखी थी, वह एक क्षण को उस अंधकार में किसी वन्य पशु की सी जलती उन आंखों के अस्वाभाविक तेज से सहसा चौकन्ना हो गया था। फिर उत्तेजना, क्रोध और पेड़ से लगाई गई ऊंची छलांग ने आरती का ढीला बंधा जूड़ा खोलकर कंधों पर बिखेर दिया था। खुले केश, तमतमाया चेहरा और आरक्त चक्षुओं की उस ज्वलंत दृष्टि ने कलवा का संतुलन छीन लिया। उसके मोटे होठों से भद्दी अश्लील गाली आधी ही निकली थी कि आरती की कुमुक ने उसे घेर कर जकड़ लिया। आरती को प्रशस्ति तो प्रचुर मिली ही थी, साथ ही उसके अनुपम शौर्य प्रदर्शन ने उसी दिन से पुरुष सहकर्मियों की बिरादरी में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। उसकी स्वयं की महिमा के साथ साथ फिर निरंतर उसके पद की गरिमा भी बढ़ती ही चली गई थी। कुछ अंशों में आरती की योग्यता को उसके सुखी दाम्पत्य जीवन ने ही घिस माच कर और भी परिष्कृत कर दिया था। उसके निकटतम मित्रों को भी कभी कभी आश्चर्य होता कि एकदम ही अनमोल जोड़ी होने पर भी दोनों में स्वाभाविक खटपट तो दूर, सामान्य सी बहस भी कभी नहीं होती थी। लगता था दोनों ने ही बड़ी समझदारी से कुछ ऐसा समझौता कर लिया था कि उनके जीवन में एक दर्शनीय मशीनी तत्परता आ गई थी। दिन भर दोनों समानांतर रेखाओं से विलग रहते और संध्या होते ही वे दो रेखाएं एक दूसरे का अस्तित्व मिटा एकाकार हो जाती। न दोनों के स्वभाव में कोई साम्य था, न चेहरे मोहरे और शरीर की बनावट में ही। आरती हष्टपुष्ट ऊंची महिला थी। उसके मदाकांत प्रौढ़त्व ने समय से कुछ पूर्व ही किसी बिन बुलाए अवांछित अतिथि की भांति टपक कर उसके यौवन को दुस्साहस से पीछे ढकेल दिया था। जीवन की 33 बसंतों में ही कनपट्टी के बालों से सफेदी झांकने लगी थी। सचिवालय के कठिन कार्यभार ने चेहरे को सिकोड़ दिया था। पुरुषों के निरंतर साहचर्य से उठने बैठने, हंसने बोलने में पुरुषोचित गरिमा आ गई थी। अराल अंगुलियों को यत्न से किया गया मैनिक्योर भी अब नहीं संवार पाता था। दिन भर कलम पकड़ने से अंगुलियों में गांठें उभर आई थी। फिर भी उसकी सज्जा, वाणी, हंसी में कहीं भी शैथिल्य नहीं रहता। वहीं पर उसके पति राम भजन सक्सेना के नाम नाम में किसी अर्दली के नाम से खनक नहीं थी। पूरे व्यक्तित्व में ही सदैव किसी दीवार के ढह पड़ने का सा खतरा बना रहता।
आरती प्राणांतक चेष्टा से ही अपने उस निपट गंवार पति को एक सुसंस्कृत नागरिक बना पाई थी। पितृगृह की समृद्धि में पालिता आरती ब्याह कर ससुराल आई तो उसका यही सुदर्शन सहचर मुंह में दतौन दबा लोटा लेकर दिशा जंगल जाया करता था। नाम का तो ग्रेजुएट था, किंतु सभ्य शिष्टाचार की वर्णमाला से उसका सामान्य सा भी परिचय नहीं था। अंग्रेजी बोलना तो दूर, पढ़ने में भी वह बुरी तरह हकलाता था। उसे देहाती भजन का कायाकल्प कर दिया था आरती ने। शरीर अभी भी कृश था, किंतु उसकी वही कृशता उसके सुकुमार चेहरे को और भी कमनीय बना देती थी। वह एक ऐसा चेहरा था जिसे कभी पारसी थिएटर कंपनियां सजा धजा कर नारी रूप में अवतरित कर लाखों दर्शकों के हृदय विजित किया करती थी। आरती के लिए वह भोला पति एक मोहक शिशु सा ही था, जिसे तरह तरह के उपहारों से लाद कर भी उसे कभी पूर्ण संतोष नहीं होता था, और वह भी पत्नी प्रदत्त प्रत्येक अलभ्य। तो यहीं पर मैं अनुमति लूंगी। आगे आएगा कहानी का तीसरा भाग। तब तक के लिए नमस्कार।